तेजी देख रहे हैं, बैंकिंग स्पेस को देखें, मेटल स्पेस में देखें और साथ ही आईटी में थोड़ी रिबाउंड्स भी है। सो इस सब के बीच में क्या ये तेजी सिर्फ आज के लिए है, यानी सिर्फ एक्सपायरी दिन का ट्रेड है, या वाकई 16,000 को हमने जिस तरह से बचाया है, तो क्या हम अभी भी एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए इस वक्त बाजार अब भी लग रहा है? बाजार के क्या और तमाम दूसरे फंडामेंटल्स हैं या किन पॉकेट्स में अभी आपको वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज संदीप सब्रवाल है। संदीप, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो सवाल यही है कि एक्चुअली क्या वैल्यू इमर्ज होती हुई अभी दिखाई दे रही है आपको कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में? आईटी हम लगातार देख रहे हैं, ग्रोथ स्टॉक्स को एक बड़ी मार झेलनी पड़ रही है ग्लोबली भी, इंडिया में भी। अब तो इनके पी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अपने फॉरवर्ड पी से कितनी नीचे है करंट पी, उसके बावजूद भी वहां सेंटिमेंट सुधर नहीं रहा है। व्हाट इज योर टेक? कहां आपको वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखती है अगर कुछ किसी पॉकेट में होती है तो? जी हाँ, तो आज के मार्केट सिनारियो ये है कि अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो लीडर्स क्या है निफ्टी के, अगर हम देखते हैं तो स्टील स्टॉक्स बिगेस्ट गेनर्स हैं। जबकि फंडामेंटली अगर हम देखें तो स्टील स्टॉक्स का सबसे खराब सिनारियो है आज के दिन, क्योंकि वैसे ही ग्लोबल स्टील प्राइसेस नीचे आए हैं और ऊपर से ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है। तो अगर हम मार्केट को इस हिसाब से एनालाइज करें तो ये लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली से ज्यादा कुछ नहीं है एट दिस स्टेज। तो अभी आपने जैसे कहा कि क्या वैल्यू इमर्ज हो रही है, जी हाँ, वैल्यू इमर्ज हो रही है। कई सेक्टर्स में वैल्यू इमर्ज हो रही है। जैसे कुछ काफी ऑटो स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, काफी कंज्यूमर स्टॉक्स जिनमें काफी भारी गिरावट आई है वो ठीक लग रहे हैं। लेकिन क्या मार्केट का ओवरऑल जो गिरावट का फेज है वो खत्म हुआ है या नहीं, ये मुझे लगता है कि नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी भी मार्केट की साइकोलॉजी बाय ऑन डिप्स है। तो बाय ऑन डिप्स की साइकोलॉजी जब तक रहेगी तब तक एक बॉटम बनना ड्यूरेबल मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते अभी भी शायद टफ रह सकते हैं। तो जो स्टॉक्स हमें लगता है कि सस्ते हो गए, हम खरीद भी सकते हैं, वो और सस्ते भी हो सकते हैं अगले 2-3 हफ्ते में। तो मैं कहूँगा कि अ, जो लोगों को 10-15% की गिरावट वगैरह ले सकते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करें। और जो थोड़ा जिनके पास ऑलरेडी काफी स्टॉक्स हैं और कैश है और वो पेशेंटली वेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी बेटर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक आईटी के वैल्यूएशंस, जैसे कि हम देख रहे हैं गिरावट के बाद आईटी शेयरों की वैल्यूएशन आप लगातार देख रहे हो। आईटी और पर्टिकुलरली स्टील स्पेस पर हमारा फोकस भी है, इससे जुड़ी बातचीत भी कई बार हमने करी। लेकिन संदीप, गुड आफ्टरनून। जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल बाजार में है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ऐसे में कई बार लोग तलाशते हैं मौके कहीं और भी जाने के। क्या आपको लगता है कि ये समय है जब एक बार डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी जैसे सिचुएशंस या ऐसे एवेन्यूज को एक बार तलाशना चाहिए? देखिए, लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात जनरली सोचते हैं जब गिरावट ऑलरेडी हो गई होती है। तो एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन सोचना चाहिए जब आपने एक एसेट एलोकेशन किया, वो आपका एसेट वो इतना बढ़ गया कि आपका एसेट एलोकेशन थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, और उस समय आपको एक्चुअली रीएलोकेट करना चाहिए जब आप स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं, अपनी बलबूते पे कर रहे हैं। अब जब मार्केट करीब 3000 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो गया है, शायद मैक्सिमम अगर हम वर्स्ट केस देखें तो मुझे लगता है कि और 1000 पॉइंट नीचे गिर सकता है। तो इस सिनारियो में आज के दिन आप अगर रीएलोकेट करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए एक डबल वैल्यू हो जाएगा कि आपने ऊंचे स्तरों पे भी रीएलोकेट नहीं किया, तब आप ज्यादा इक्विटी खरीदते गए, और अभी आप रीएलोकेट कर लेंगे तो और कुछ हफ्तों बाद अगर मार्केट में रिवाइवल आ गया तो वो दोनों तरफ उल्टा पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये समय नहीं है। बॉन्ड मार्केट्स में भी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि बॉन्ड्स बॉन्ड यील्ड्स और ऊपर जाने की उम्मीद है। तो जो लोग थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं वो बेटर ये रहेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में रहें, या फिर अपना पैसा बैंक डिपॉजिट्स में रखें और अच्छे मौके की वेट करें। संदीप पाल, तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं 18 स्वदेश को। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आई है, जो भी आप बात कर रहे थे ना कि एकदम से ऐसा बाजार बिल्कुल ठीक हो गया है, सब कुछ एकदम से ऊपर आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मूडीज भी यही बात कह रहा है कि 2022 के लिए उन्होंने जीडीपी का जो अनुमान है वो घटा दिया। आज सुबह हम निकुंज से भी यही बात बोल रहे थे, निकुंज भी यही बात बता रहे थे कि जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो बाजार में है, अब आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। और इन्फ्लेशन का एक साइकिल ऐसा होता है कि एक दिन में आती ही नहीं है और एक दिन में जाती भी नहीं है।
ये पूरा एक साइकिल है, पूरा एक चीज़ें होती है जिसमें सप्लाई और डिमांड दोनों डिस्टर्ब होता है। तो मूडीज़ भी यही कह रहा है कि इसलिए जीडीपी के अनुमान को हम थोड़ा घटा देते हैं, और अनुमान जो उन्होंने घटाया 8.8 कर दिया, पहले 9% से ऊपर था, अनुमान को 8.8 कर दिया। अच्छा संदीप, मैं इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और ये मूडीज़ वाले पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी भी आपको चिंता कहाँ पे लगती है? अभी भी आपको कहाँ पे लग रहा है कि मैं वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करूँगा वैल्यूएशन, बट मैं ये ज़रूर इस्तेमाल करूँगा कि कहाँ पे गिरावट और आ सकती है? देखिए, रिस्क है उन क्षेत्रों में जहाँ पे एक तो अगर ग्लोबली स्लो डाउन आए, जैसे अमेरिकन मार्केट में स्लो डाउन आता है तो उसका असर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे पड़ता है। तो अभी आप जैसे वैल्यूएशंस दिखा रहे थे कि फ्यूचर वैल्यूएशंस पे स्टॉक सस्ते हो गए हैं, लेकिन वो इस अजम्पशन पे है कि एक पर्टिकुलर अर्निंग ग्रोथ का अजम्पशन है इस साल का। क्या वो अर्निंग ग्रोथ आ पाएगा या नहीं? अगर वहाँ स्लो डाउन आएगा, यूएस में एक्चुअली रिसेशन आ गया, तो वो भी एक डिबेट करने वाली पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है कि रिस्क है। अर्निंग ग्रोथ एस्टिमेट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो रिस्क उन जगहों पे है जहां अर्निंग ग्रोथ एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, जो कि कुछ हाई प्राइस कंज्यूमर स्टॉक्स में भी है, तो वहां पे भी थोड़ा रिस्क है। काफी कमोडिटी स्टॉक्स में वैल्यू प्रोजेक्शन एनालिस्ट के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पे रिस्क है। बैंक्स में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि एक तो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ जो की जो अजम्पशन है वो शायद इतनी ना हो, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, और दूसरा जो बॉन्ड ट्रेडिंग गेन्स हैं बैंक्स के, वो नहीं आएंगे। तो जब हम ये सब रिस्क की बात करते हैं, तब हमें ये भी देखना है कि किस हद तक मार्केट ने इस चीज को फैक्टर इन कर लिया है। तो मैं कहूँगा करीब 60-70% आज के दिन मार्केट्स ने इन रिस्क को फैक्टर इन कर दिया है, और 25-30% रिस्क को फैक्टर इन करना जरूरी है, जो कि मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जब इन्फ्लेशन जाके पीक होगा, जब आरबीआई के एक्शंस खत्म होंगे, तभी मार्केट बॉटम होगा। मार्केट एक फॉरवर्ड रीडिंग मैकेनिज्म पे चलता है, तो वो जब वो सिचुएशन आने वाली होगी, उससे 3-4 महीने पहले ही बॉटम होके कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और फिर अपस्विंग वापस आएगा। तो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। जो नए फिगर्स आएंगे उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने लेवल्स की वेट करके अच्छे स्तर पे जो भी स्टॉक्स मिलते हैं उनको लेना चाहिए। दीप, अगर मैं आपसे कोई शेयर के बारे में पूछूं तो आप बता देंगे? किसी भी शेयर के बारे में बोल सकते हैं ना? आप कोई कंप्लायंस का ऐसा इशू तो नहीं है ना? नहीं पता। ठीक है, तो अब मेरे को आपसे पूछना है सवाल। अब मेरे को ये पूछना है आपसे कि 16,000 की निफ्टी पे खड़े हुए मैं किस शेयर को खरीद लूं? अब मेरे को आपसे ये बात पूछनी है, 16,000 की निफ्टी पे खड़े हुए मैं किस शेयर को खरीदूं? अगर एक स्टॉक खरीदना होगा तो मैं कहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे ठीक लगता है स्टॉक, क्योंकि उनका रूरल सेगमेंट में एक रिवाइवल साइकिल वापस आएगा। ट्रैक्टर्स में उनके नए सीवी प्रोडक्ट्स जो है, ये नए उनके जो यूटिलिटी व्हीकल प्रोडक्ट्स है वो काफी वेल एक्सेप्टेड हो रहे हैं। सीवी स्मॉल सीवीज में लास्ट माइल डिलीवरी का डिमांड सिचुएशन अच्छा है, और जो कमोडिटी प्राइस में थोड़ी मॉडरेशन आएगी उसके कारण इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव असर हो सकता है। तो इमीडिएटली दिमाग में मेरे ये स्टॉक आता है कि अगर कोई एक लेना हो तो इसमें रिस्क, डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। ये तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे संदीप से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कोई नहीं, स्टॉक निकलवाना। मैंने पहले ही पूछ लिया संदीप जी की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे अंदर की भावना जाग गई, मेरे अंदर का इन्वेस्टर जाग गया, ट्रेडर जाग गया कि अब लगे हाथ पूछ ही लो संदीप से सवाल। वही कहना चाह रहे कि दैट्स अ वेरी गुड एफर्ट एक्चुअली, और संदीप से सीधे एक सवाल, और वो भी स्टॉक स्पेसिफिक का। So this helps us encourage to put such questions more to you, संदीप। लेकिन इस बीच में ना एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट डेटा पॉइंट आपको दिखाते हैं। इंडिगो के शेयर के बाद यानी रिजल्ट्स के बाद किस तरह का एक रिएक्शन बाजार ने इंडिगो के स्टॉक पे दिया। रिजल्ट्स खराब आए लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस अच्छी आई है। तो एक्चुअली बियर्स और बुल क्या रीजंस पिक कर रहे हैं आज इंडिगो पे अपनी अपनी स्ट्रैटेजी प्ले करने के लिए, ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने शरद और सौमिक लेकर आए हैं। पहले इसे विजिट कर लेते हैं, फिर संदीप से इस पर राय लेंगे। तो मैं पहले बुल के बारे में बताऊंगा और फिर शरद हमें अब जो नेगेटिव्स या बेयर जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो अगर पॉजिटिव्स में अगर हम देखते हैं इंडिगो में, तो सबसे पहला ये है कि
कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया। अब उन्होंने कहा है FY23 में जो कैपेसिटी ग्रोथ होगा वो करीब 55 to 60% होगा ऑन अ YOY बेसिस, बट अगर हम प्री कोविड लेवल से देखते तो 13 to 17% है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिगो FY23 में एक वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। उसी के साथ अगर हम देखते तो जो यील्ड का कमेंट्री था, यील्ड अब एक यील्ड का मतलब होता है पर किलोमीटर पर फेयर पैसेंजर जो कंपनी कलेक्ट करता है, उसका मतलब होता है यील्ड। अब की यील्ड के बारे में भी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। मंथ ऑन मंथ कंटिन्यूसली वो ग्रोथ देख रहे हैं अप्रैल और मई महीने में, तो ये भी एक पॉजिटिव कमेंट्री अर्निंग्स कॉल से कल आई थी। उसी के साथ कंपनी क्या कर रही है, पिछले एक साल से अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट्स है, पुराने A320 CEOs जो है उनको वो कंटिन्यूसली रिप्लेस किए जा रही है और नई एयरक्राफ्ट्स ला रही है जो कि A320 neo है। अब ये नए एयरक्राफ्ट्स आने की वजह से कंपनी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है और हाई फ्यूल कॉस्ट एनवायरनमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ इंटरनेशनल रूट्स अभी ओपन हो गए और मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। इंटरनेशनल रूट्स पे उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रूट्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डोमेस्टिक रूट से ज़्यादा है और आगे 5 साल में इंटरनेशनल रूट्स करीब 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी हो जाएगा इंडिगो का। अभी ये नंबर करीब 25% के आसपास है। उसी के साथ इंडिगो की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इंडिगो की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में और अभी के मार्केट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए। तो ये सारे हैं पॉजिटिव्स और बुल केसेस इंडिगो के लिए, बट बेयर केसेस क्या है वो हमें शरद बताएंगे। जी बिल्कुल सौम्य, तो सबसे पहले जो लॉसेज है ना वो बढ़ चुके हैं। अब पिछले 9 क्वार्टर्स में देखें तो 8 क्वार्टर में तो लॉसेज ही दिखे हैं और अगर आप कोविड से देखें तो 13,000 करोड़ का टोटल कंबाइंड लॉस है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। लेकिन बेयर केस में और भी बहुत सिनेरियोज है, स्पेशली जो फ्यूल प्राइसेस है वो अभी ऑल टाइम हाई पे हैं और आंकड़े की बात करें तो 66% ग्रोथ तो ATF में दिखने मिला और फिर अगर आगे देखें तो लगभग 35 से लेकर 40% तक जो है कॉस्ट में जो है कंट्रीब्यूशन दिखने मिला है और ऑफकोर्स रूपी में जो है वीकनिंग है। लेकिन सौमित जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है वो जो है वो लोअर हुई है और एक सिंप्लीफाई अगर वर्जन में हम बात करें तो बेसिकली अगर मैं जो है फ़्लाइट की टिकट खरीदने गया जनवरी में तो उसका अगर दाम 4,000 थी तो अब जो है लगभग 6,500 की हो गई है। तो ये जो होता है यूटिलाइजेशन उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी वो भी कम हुई है और जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री रेट है उससे कम आई है। और आखिर में अगर बेयर के सिनारियो की बात करें तो कंपटीशन में बढ़ोतरी देखने मिला है। अकासा एयरवेज जो है वो आने वाली है, गोफर्स की जो IPO है वो उसमें भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात चल रही है और इसके अलावा जो है अन्य जो कंपनीज़ हैं एयरलाइन कंपनीज़ की उनके बीच स्पेशली जेट एयरवेज की उनको भी जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। तो ओवरऑल कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है एयर स्पेस में। तो ये बुल वर्सेस बियर का मामला है। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, शरद आप चले जाइए सौमित की जगह पर, सौमित आप चले जाइए जरा शरद की जगह पर, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार जरा आप चल के दिखाइए वहीं से। शरद आप जरा सौमित वाली जगह पे जाइए, सौमित आप जरा शरद वाली जगह पे जाइए। आई थिंक दोनों ने टाई उस अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल ठीक है। बुल वर्सेस बियर वाला मामला जो आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे थे आपको बिल्कुल साफ साफ अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मामला टक्कर का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप आपने भी देखा ही होगा ना, कंपटीशन एक तरफ बियर बता रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरी तरफ ये पता लग रहा है कि इंटरनेशनल रूट पे उनका स्टेक बढ़ जाएगा। इंडिगो को 17, अच्छा नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1777। 3 सत्ते पे क्या करना चाहिए सर इंडिगो? देखिए बुल आपने जैसे इनकी पोजीशन चेंज की है, ऐसे ही मार्केट में पोजीशन काफी फास्ट चेंज होती है लोगों की। जैसी चेंज होता है पोजीशन चेंज। तो मैं कहूँगा कि आई थिंक इस इंडिगो एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और आज के दिन एक ही नेगेटिव है, वो है हाई फ्यूल प्राइसेस। अब अगर आपका मानना ये है कि फ्यूल प्राइसेस हमेशा के लिए हाई रहेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले अच्छा रहेगा। एक रिवाइवल ट्रेड बहुत स्ट्रांग है इंडिगो, इंटरनेशनल ऑपरेशन जैसे स्टार्ट होंगे तो वैसे इनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और फ्यूल प्राइसेस अल्टीमेटली कभी ना कभी ये रशियन यूक्रेन वॉर इस साल में रिजॉल्व होगी और तब क्रूड प्राइसेस एक अच्छे खासे गिरेंगे और फिर काफी बड़ा मूव आ सकता है स्टॉक में। तो जो जिन लोगों को थोड़ा प्रीएम्प्ट करना है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना है, वो जब थोड़ी नेगेटिविटी है तभी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है। ठीक है, सो कॉन्ट्रा व्यूज तो कई बार लेने पड़ते हैं संदीप, लेकिन सही समय है या नहीं ये तो लेट द टाइम डिसाइड, बट यस वी वर एबल टू एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट वन गुड स्टॉक फ्रॉम यू। शुक्रिया संदीप, आज ये सारी बात करने के लिए, ये सारी चर्चा करने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।